नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। साउथ नाइजीरिया के पोर्ट हरकोट शहर में हफ्ते के रोज एक बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ चर्च में प्रोग्राम के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। चर्च में हफ्ते के रोज एक प्रोग्राम था। इसमें खाना और लोगों को गिफ्ट बांटने का प्लान भी था। गिफ्ट बांटे जाने के दौरान ही चर्च में भगदड़ मच गई, जिससे ये बड़ा हादसा पेश आया। पुलिस के तर्जुमान ग्रेस एरिंग कोको ने बताया कि गिफ्ट लेने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने गेट तोड़ दिया। इसके बाद चर्च में भगदड़ मच गई। गिफ्ट लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मुल्क में मजहबी मकामात और यादगारों पर जारी तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में 1991 के उस कानून के खिलाफ एक के बाद दिगरे कई अर्जियां दायर की जा रही हैं, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम मजहबी मकामात की 1947 वाली सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा अर्जी हिंदू मजहबी पेशवा देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से दायर की गई है और इसमें 1991 के इबादतगाह कानून को चैलेंज किया गया। अर्जी दायर करते हुए देवकी नंदन ने कहा कि यह कानून लोगों को मजहबी हुकूक से महरूम करता है, इसलिए इस कानून को तब्दील किया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए। इस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 7 अर्जियां दायर की गई हैं। दरअसल उन अर्जियों को दाखिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि तमाम मजहबी मकामात को दावों के मुताबिक तब्दील किया जा सके। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की झड़ी लगा दी गई है। इस सिलसिले में एक हफ्ते में चौथी अर्जी दायर की गई है। इससे कबल अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी और जितेंद्र आनंद सरस्वती की तरफ से भी इसी तरह की अर्जियां दायर की जा चुकी हैं। हाल ही में 12 मार्च 2022 को वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया था। हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय की जिस अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी किया था, उसमें कहा गया कि जब 1991 में इबादतगाह कानून को मंजूरी दी गई थी, उस वक्त अयोध्या से मुतालिक मामला पहले से ही जेर समाअत था, लिहाजा इस मामले को इस कानून के दायरे से मुस्तस्ना रख दिया गया। लेकिन काशी, मथुरा समेत दीगर तमाम मजहबी मकामात के लिए कहा गया कि उनकी सूरत हाल तब्दील नहीं की जा सकती। ऐसा कानून इंसाफ का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। उन्होंने अर्जी में कहा कि किसी भी मामले को अदालत में लाना हर शहरी का आईनी हक है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शहरियों को इस हक से महरूम करता है। मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मफादे अम्मा अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तान में 100 साल से ज़्यादा पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, जहाँ वजू के लिए कुओं, तालाबों या दूसरे मजहब की इबादतगाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हों, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे को खुफिया रखने का भी मुतालबा किया गया ताकि अगर कोई बाकियात बरामद हो तो मजहबी नफरत फैलने और जज्बात को भड़कने से रोका जा सके। अर्जी में मजीद दावा किया गया कि कुरून वस्ता में मुस्लिम हमलावरों ने बहुत सी हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों की बेहुरमती की और उनको तोड़कर मसाजिदें भी बनाई। लिहाजा उन कदीम इबादत गाहों से इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता मुतअद्दिद देवी देवताओं की बाक़ियात बरामद होंगी। बाहमी ताउन और हमआहंगी के लिए उन मसाजिद में मौजूद आसार का एहतराम किया जाए और उनकी देखभाल और वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। ख्याल रहे कि दिल्ली NCR की एडवोकेट शोभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने एडवोकेट विवेक नारायण मिश्रा के तवस्सुल से ये मफाद अम्मा की अर्जी दायर की है। इसमें दावा करते हुए कहा गया कि वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में जिस तालाब या कुएं पर मुसलमान वजू करते हैं, वहां से एक शिवलिंग बरामद हुआ। वजू करने का ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और ये अमल मुक़द्दस शिवलिंग के तई हिकारत और हिंदू देवताओं के तई इंतकाम को जाहिर करता है ताकि हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई जा सके। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से दारुल उलूम की सरजमीन देवबंद पर आज यानी 28 मई से 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ हो गया। इजलास में मुल्क भर से मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत के लिए पहुँचे हैं। इजलास के पहले दिन उलमा ने कहा कि मुसलमान हर जुल्म बर्दाश्त कर लेगा लेकिन मुल्क का नाम खराब होने नहीं देगा।
दरी असना मुस्बित पैगाम देने के लिए जमीयत की जानिब से मुल्क भर में 1000 खैर सुगाली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। इजलास से खिताब करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सरबराह महमूद असद मदनी ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। उन्होंने कहा कि हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, मुसीबत बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुल्क का नाम खराब होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जमीयत उलमा हिंद अमन को फ़रोग़ देने और दर्द नफरत को बर्दाश्त करने का फैसला करती है तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। महमूद असद मदनी ने अपने खिताब का आगाज़ हालात हाजरा पर शायरी के साथ किया और इस दौरान वो जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया गया। हमारे हमारी ताकत है, सब कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रोशन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला कि दार और रोशन को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से। आप जमीयत उलमा, आप यहां बैठे, आप फैसले करके जाएंगे। अगर आप फैसले करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिए, कहने में यकीन नहीं, करने में यकीन। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए। अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तकरीर जाएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त है, जब तक कोई तकरीर पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिए, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करेगी और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, जिसने घर के लिए कुर्बानी की होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी की होती है, हिंदुस्तान ने जुमे को यासीन मलिक मामले में अदालत के फैसले से मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन के तबसरों पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि उन तबसरों के जरिए OIC IPHRC ने कश्मीर के अलायदगी पसंद लीडर की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने बयान में कहा कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस चाहती है। उन्होंने OIC पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह दहशतगर्द को जवाब फराहम ना करे। उन्होंने कहा कि आज OIC IPHRC की तरफ से यासीन मलिक के मामले में अदालत के फैसले पर हिंदुस्तान पर तनकीद करने वाले तबसरे नाकाबिले कबूल हैं। उन तबसरों के जरिए OIC IPHRC ने वाज़ेह तौर पर यासीन मलिक की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हिमायत का इजहार किया। दुनिया दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस चाहती है और हम OIC पर जोर देते हैं कि वो इसे किसी भी तरह से जायज़ करार ना दे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान OIC IPHRC की जानिब से मलिक की सज़ा को कलअदम करार देने और उसकी मजम्मत के रद्द-ए-अमल में जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत के 8 बरस मुकम्मिल होने के हवाले से हफ्ते को कहा कि उन्होंने कौम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हिंदुस्तान का कोई भी शख्स शर्मिंदगी महसूस करे। गुजरात के एक दिन के दौरे पर गए मोदी ने राजकोट में एक कवामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में उन्होंने मादरे वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहतरम
बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस सरजमीन से मुझे ऐसे संस्कार मिले जिनकी वजह से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको या हमारे मुल्क के किसी शहरी को शर्मिंदगी का सामना हो। गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात का दौरा कर रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आटकोट में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब कोविड वबा का आगाज हुआ तो गरीबों के सामने खाने का बहरान पैदा हो गया। हमने मुल्क के अवाम के लिए राशन की दुकानें खोल दी। खवातीन के विखार जिंदगी के लिए हमने जनधन खातों में बराह रास्त रकम मुंतकिल की, किसानों के खातों में भी रकम मुंतकिल की गई। ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। हमारी माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए। किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूल्हा कभी बुझ न पाए। जब इलाज की चुनौती बढ़ी तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधाओं को गरीब के लिए सुलभ कर दिया। जब वैक्सीन आई तो हमने सुनिश्चित किया कि हर भारतीय को वैक्सीन लगे, मुफ्त लगे। તમારા બધાને વેક્સિન લાગ્યા છે ને? ટીકાકરણ થઈ ગયું છે ને? કોઈને કાણી પાઈ આપવી પડી છે? 1 રૂપિયો ખર્ચવો પડ્યો છે? भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना का ये विकट समय, वैश्विक महामारी, और आजकल तो आप देख रहे हैं युद्ध भी चल रहा है। टीवी पर आधा समय युद्ध की खबरें हर किसी को चिंतित करती है। इन परिस्थितियों में भी हमने
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि कुछ लोग योगा को मजहब से जोड़ रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। रामनाथ कोविंद आज आरोग्य भारती के ज़ेरे एहतमाम एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की ज़रूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेहतमंद रहने के लिए सादा तर्ज ज़िंदगी, मुतवाज़िन ग़िज़ा और योगा वगैरह पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत फहमी फैलाने के लिए योगा को मजहब से जोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। एक मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर के पास अगर दो मजहब के लोग जाएं और डॉक्टर उन्हें योगासन करने को कहें तो किसी भी मजहब का शख्स डॉक्टर की मुखालिफत नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी सेहत की फिक्र है। उन्होंने कहा कि सेहत की बेहतरी के लिए वो शख्स योगा ज़रूर करेगा। सदर ने कहा कि मामलात गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी से बचाव के रास्ते में कभी भी मजहब नहीं आता, इस पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि फितरत के साथ राब्ते में रहकर ही सेहतमंद रहा जा सकता है। हाल ही में मुझे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर अनेक साधु और साध्वी गण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और मैंने देखा कि शारीरिक रूप से भी सामान्य गृहस्थ लोगों की अपेक्षा, हम सब लोग गृहस्थ हैं, हम सब की तुलना में वे साधु और साध्वी जन कहीं अधिक स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे, तन से भी मन से भी। और उनके बेहतर स्वास्थ्य का कारण बहुत स्पष्ट था, क्योंकि वो प्रकृति के अनुरूप तथा सादगीपूर्ण जीवन शैली व अच्छे विचार उनके बेहतर स्वास्थ्य का आधार था। और जिसकी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी बात कही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और इन सब की बातों को लेकर के यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका स्वास्थ्य सही मायने में उसके हाथ में ही होता है। और जब वो अपने हाथ से निकल जाता है तो उसको स्वाभाविक है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि हम सभी जैसे जो सामान्य लोग हैं उनको भी अपने दैनिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ प्रकृति के अनुरूप तथा सरल जीवन शैली अपनाना चाहिए। आचार विचार तथा खान पान में सरलता के साथ साथ शारीरिक श्रम करते रहने से अधिकांश लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी योग अर्थात और आयुर्वेद को बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के पेश नज़र उन्होंने मरकजी हुकूमत से कुछ सवालात किए हैं। वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि जब बेरोजगारी 3 दहाइयों की आला सतह पर है तब ये आदाद-ओ-शुमार हैरानकुन करने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों नौजवान मायूस हैं, वहीं सरकारी आदाद-ओ-शुमार की माने तो मुल्क में 60 लाख मंजूर शुदा ओहदे खाली हैं। कहा गया वो बजट जो इन ओहदों के लिए अलॉट था, ये जानना हर नौजवान का हक है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में महंगाई के बाद सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी है। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत को वरुण गांधी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में मरकज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट समेत फौज, पुलिस, सेहत वगैरह महकमों में खाली पड़े ओहदों की तरफ इशारा किया। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने 424 अहम शख्सियात यानी VVIPs की हिफाजत में तखफीफ करने का फैसला किया। जिन अहम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस ली गई है उनमें मुतअद्दिद रिटायर्ड अफसरान और साबिक अरकान असेंबली शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिफाजत में तखफीफ से कबल हुकूमत की नौ तश्कील शुदा हुकूमत ने इस मसले पर एक जायजा इजलास तलब किया था। इजलास के दौरान इस बात पर गौर खौस किया गया कि आया इस 424 अहम शख्सियात को सिक्योरिटी कवर देने की ज़रूरत है या नहीं। इस इजलास के बाद रियासती हुकूमत ने सिक्योरिटी में तखफीफ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सिक्योरिटी वापस लेने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पंजाब पुलिस में पहले ही अमले की शदीद कमी है। ऐसे हालात में नज़्म व नस्क की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अवामी मकामात पर सिक्योरिटी अहलकारों की कमी को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है।
ख्याल रहे कि इससे कबल अप्रैल में पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली और दीगर कायदीन समेत 184 अहम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म जारी किया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्जाम में चीनी शहरियों को वीजा देने से मुतालिक मामले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम से हफ्ते को मुसलसिल तीसरे दिन पूछगछ की। सीबीआई जराये ने इत्तला दी। चिदम्बरम से चीनी शहरियों को वीजा जारी करने के सिलसिले में जुमे को सीबीआई ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी। अगले दिन वो हफ्ते को एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने जुमे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा, जिसमें इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हफ्ते उनके अहाते में तलाशी के दौरान सीबीआई के एहलकारों ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक इंतहाई खुफिया कागजात जब्त कर लिए। उन्होंने बिरला को लिखे खत में कहा कि वो भी इस कमेटी के रुकन हैं। चिदम्बरम ने बिरला से इस मामले में मुदाखलत करने को कहा। उत्तर प्रदेश में खवातीन के लिए एक अहम खबर है। अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। ये कानून सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी हुकूमत ने इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने यह भी कहा कि अगर कुछ वजूहात की वजह से कोई खातून मुलाजिम को ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में करनी हो तो इसके लिए उसे राइटिंग में इजाज़त लेनी पड़ेगी, यानी बिना खातून की इजाज़त के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाई गई तो सीधी कार्रवाई होगी। अगर कोई खातून शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी या इंस्टीट्यूशन उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। चीफ सेक्रेटरी श्रम सुरेश चंद्रा ने कहा कि रिटर्न कंसेंट के बाद ही खवातीन को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करवाया जा सकता है। उस दौरान कंपनी या इंस्टीट्यूशन को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे लेबर लॉज का वायलेशन माना जाएगा। इसमें जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ना कोई सबूत हासिल कर सकी और ना ही किसी गवाह ने उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी है। आर्यन की बेगुनाही के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीबी ने जानबूझकर आर्यन को फंसाने की कोशिश की थी। ये दावा खुद एनसीबी की एक इंटरनल रिपोर्ट में भी किया गया। क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वतखोरी का तराजा खड़ा होने के बाद यह केस एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया था। एसआईटी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवालिया निशान लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जांच का जो ओहदेदार था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो किसी भी तरह से एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यह बेहद अजीब है कि अरबाज मर्चेंट के ये कहने के बावजूद कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन के फोन को सरकारी तौर पर जब्त किए बगैर उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी। अरबाज मर्चेंट आर्यन का दोस्त है, जिसके पास से एनसीबी ने मुबैना तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद की थी। एसआईटी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि एनसीबी ने जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां थी। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आग लगने के वाकयात के बीच अब खबर आई है कि एथर एनर्जी की भी एक डीलरशिप पर आग लग गई है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये छोटा वाकया है। एथर एनर्जी ने एक ट्वीट किया कि आप दूसरों से सुने उससे पहले हम ही आपको बता देते हैं कि चेन्नई के शोरूम में आग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। इससे हमारी कुछ प्रॉपर्टी और स्कूटर को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती ये रही कि सभी मुलाजिमीन सेफ है और हालात कंट्रोल में है। इस खुलासे के बाद ट्विटर पर इस कंपनी को काफी ट्रोल किया गया। हिंदुस्तान को रवां माली साल यानी 2022-23 की दूसरी यानी सितंबर में खत्म होने वाली छमाही के दौरान कोयले की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त बिजली की तलब ज्यादा होने की तवक्को है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई की एक दाखिली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन खदशात का इजहार किया। इससे मुल्क में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का खतरा लाहक हो गया है। खदशा है कि जुलाई था सितंबर वाली छमाही में तलब के मुताबिक कोयले की फराहमी में 42.5 मिलियन टन की कमी हो सकती है। ये कमी गुज़िश्ता बहरान में
बिजली की तलब में इजाफे के सबब वाक़ होने वाले कोयले की कमी से 15% ज्यादा हो सकती है। ये संगीन पेशगोई ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में ईंधन की किल्लत की अक्कासी कर रही है, जब मुल्क गुज़िश्ता 38 सालों में बिजली की सालाना तलब में सबसे तेजी से इजाफा देख रहा है, जबकि रूस यूक्रेन जंग ने कोयले की फराहमी में कमी ला दी है और कोयले की आलमी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के अहलकारों ने एक माजूर बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब इस मामले पर डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने माजूर बच्चे के साथ जैसा सलूक किया वो ठीक नहीं था और इससे हालात बिगड़ गए। डीजीसीए ने एयरलाइन को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया और वाक़े पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। दरअसल इंडिगो एयरलाइन के मुलाजिमीन ने 7 मई को माजूर बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर तैयारे में सवार होने से रोक दिया था। जब ये पूरा मामला सामने आया तो मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया था और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जांच के अहकाम दिए थे। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2710 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 14 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 2296 मरीज कोरोना से सेहतमंद हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुमे के रोज मुल्क में कोरोना के 15,814 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए, वहीं जुमेरात को 15,414 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए थे। जुमेरात को मुल्क में कोरोना के 2,628 नए केसेस सामने आए थे और 18 लोगों की मौत हुई थी। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इंतबाह जारी किया है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके अलामात पर नजर रखनी होगी। फिलहाल हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हुकूमत इस इन्फेक्शन को लेकर हाई अलर्ट पर है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गई। फिल्म के नाम पर हिंदू तंजीम करनी सेना ने सख्त एतराज का इजहार किया, जिसके बाद अक्षय कुमार और मानवशी छल्लर की आने वाली इस फिल्म का नाम तब्दील कर दिया गया है। ख्याल रहे कि करनी सेना इससे पहले फिल्म पद्मावत पर भी हंगामा कर चुकी है, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की उस फिल्म की रिलीज में ताखिर हुई थी और फिल्म का नाम तब्दील करने के साथ कई सीन भी एडिट करने पड़े थे। इत्तलात के मुताबिक यशराज स्टूडियो ने करनी सेना की शदीद मुखालिफत के बाद फिल्म पृथ्वीराज का नाम बदलकर सम्राट पृथ्वीराज करने का फैसला किया है। मुल्क में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपए का नोट अभी भी नकद लेन देन के लिए सबसे पसंदीदा नोट बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को लेन देन के लिए कम पसंद किया जाता है, वहीं 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। 28 रियासतों और 3 यूनियन टेरिटरीज के दही इलाकों और सेमी अर्बन इलाकों, शहरी इलाकों में ये सर्वे किया गया। इसके मुताबिक मुल्क में सिर्फ 3% लोग ये ऐसे हैं जो नोटों के असली नकली की पहचान नहीं कर पाते, यानी 97% लोगों को महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटरमार्क या सिक्योरिटी धागे की जानकारी है। सिक्कों की बात करें तो नगद लेन देन के लिए 5 रुपए के सिक्के का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 1 रुपए के सिक्के तो इस्तेमाल करना लोग कम पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 रुपए के नोट के ज्यादा इस्तेमाल होने की एक वजह यह है कि लोगों की आमदनी कम हुई है। हमारे मुल्क में 90% लोगों की इनकम कम है, जिसकी वजह से वो आमतौर पर 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का सामान खरीदते हैं। ऐसे मामलों में लोग डिजिटल लेन देन की जगह नकद देना पसंद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान मुल्क में कैश के इस्तेमाल में 5% का इजाफा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 34.9% 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी रही। RBI के मुताबिक माली साल 2021-22 में नकली नोटों की तादाद काफी बड़ी है। RBI के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोट एक साल में दुगने हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में सेंट्रल बैंक ने 500 रुपए 101.9% ज्यादा नोट और 2000 रुपए के 54.16% ज्यादा नोटों का पता लगाया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।